नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और एक बार फिर से आपके सामने कहानी लेकर मौजूद हूँ। अगले हफ्ते 26 जनवरी यानी पता नहीं, ज़रूरत नहीं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे है हमारा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। बहुत बड़ी चीज़ थी, हम गणतंत्र बन गए थे। लेकिन इस गणतंत्र के बनने से 2 दिन पहले भी एक बहुत अहम तारीख थी। तारीख होती है 24 जनवरी थी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 24 जनवरी को भी एक बहुत बड़ा दिन था और इस दिन 2 बड़ी चीज़ें हुई। 24 जनवरी 1950 को देश पहले राष्ट्रपति मिले थे और 24 जनवरी 1950 को ही देश को अपना राष्ट्रगान मिल गया था। और आज आपको इन्हीं दोनों की ही कहानी सुना रहा हूँ। और आज की अपनी कहानी को मैंने नाम दिया है हम भारत के लोग। जो प्रस्तावना है वो भी ऐसी ही है भारत के संविधान की, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और प्रस्तावना में ही संविधान का एक पूरा खाका खींचा हुआ है कि आखिर हमारा देश किन बातों पर रन करेगा, किस परिपाटी पर चलेगा, देश में किस तरह की बातें होंगी। संविधान में नहीं उलझाऊंगा आपको, कहानी ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है, तो कहानी पर ही रखूंगा। अब बात आती है कि देश में नया राष्ट्रपति कौन होगा। ये मंथन चलने लगा था। असल में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इस दिन अपना लिया था हमने, बनकर तैयार हो गया था। और संविधान को बनने में लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन, 18 का आंकड़ा है। और उसके बाद 26 तिथि अच्छी थी, 26 को ही हमने तय किया कि अगली 26 जो भी होगी उसमें हम स्वीकार कर लेंगे, इसे आत्मार्पित कर लेंगे, लागू कर लेंगे। 26 जनवरी तय हुई। लेकिन इसके पहले होना था गणतंत्र का राष्ट्रपति। संविधान के पहले गणतंत्र का प्रमुख होगा ना, और वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। इसके लिए 2 नाम आ रहे थे, 2 नाम बहुत चर्चा में थे। पहला नाम जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल में थे, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है। और दूसरे थे जो राष्ट्रपति हुए भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के कांग्रेसी नेता। ये 2 नाम बहुत चर्चा में थे। अब मामला यूं था कि ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर से बहुत खलबली सी मची हुई थी। दोनों बहुत दिग्गज थे और ये तय था कि इन दोनों में से किसी एक को भी चुना जाना इतना आसान नहीं रहेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, और उसकी वजह थी कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों आमने सामने आ गए थे। क्यों आ गए थे आमने सामने? नेहरू चाहते थे कि नेहरू समर्थन कर रहे थे राजा जी का, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, जो मद्रास से आ रहे थे, गवर्नर जनरल थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता थी और वो चाह रहे थे कि राजा जी राष्ट्रपति की गद्दी संभाल लें, राष्ट्रपति पद पर काबिज हो जाएं। लेकिन सरदार कुछ और चाह रहे थे। सरदार ने हालांकि पूरी तरह से अपनी बातें जाहिर नहीं करी थी, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई थी उसमें यही था कि वे बिहार के दिग्गज नेता राजेंद्र प्रसाद जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहीं से कहानी थोड़ी सी उलट हो जाती है। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद दोनों एक दूसरे को काफी करीब पाते थे, बल्कि पटेल के प्रसाद को पसंद करने की कुछ वजह थी और पटेल वैसा ही पाते थे खुद को जैसा प्रसाद थे। मतलब वो प्रसाद में और खुद में थोड़ा सा साम्य पाते थे, सामंजस्य पाते थे। और यही वजह थी कि वो सपोर्ट कर रहे थे। कुछ बातें थी, प्रसाद ने असल में नेहरू जी की कुछ चीज़ों का विरोध किया था। मनभेद नहीं था, मतभेद था। एक हिंदू कोड बिल था, उसको लेकर प्रसाद ने विरोध किया था।
नेहरू का, और बहुत मुखर विरोध किया था। एक और बात थी कि किस डेट पर गणतंत्र लागू होगा या किस तारीख, एक तारीख थी वो 26, इसको लेकर भी प्रसाद बहुत एक राय नहीं थे। प्रसाद के मन में खटका था कि नहीं यार ये तारीख ठीक नहीं है, और प्रसाद का साफ कहना था कि ये तारीख इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये ज्योतिषीय रूप से ठीक नहीं है। तो एक तरह से देखें तो प्रसाद नेहरू का विरोध कर रहे हैं किन्हीं किन्हीं बातों में, और वो दौर ही ऐसा था। मतलब विरोध ऐसा नहीं हो रहा था कि मतलब इस व्यक्ति का, विचारों का, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, आप कितने ही बड़े रहे आओ, विरोध मैं करूंगा, वो बात गलत है तर्कों के साथ, ऐसा ही हो रहा था। 10 सितंबर 1949 नेहरू एक लेटर लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उस लेटर का मजमून ये है कि बहुत जबरदस्त कि आपको राष्ट्रपति इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि आपको यदि राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, और राजा जी को यदि हम राष्ट्रपति बनाते हैं तो उन्हें प्रक्रियाओं का, बहुत सारी चीज़ों का पहले से ही भान है और वो प्रक्रियाओं से गुजर सकते हैं, लिहाजा उनका राष्ट्रपति बनना बेहतर होगा। ये उस लेटर में लिखा था, नेहरू के लेटर में लिखा था, जो उन्होंने प्रसाद को भेजा था। प्रसाद साहब ने इसका जवाब बहुत ही ज़बरदस्त तरह से दिया कि एक लाइन में यदि ये बात कही जाए कि उन्होंने क्या लिखा कि मैं बहुत जुझारू आदमी हूँ और मैं राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने से साफ इनकार करता हूँ। बात खत्म हो जाती है। इसके बाद जब बात कुछ कॉन्क्रीट होती सी दिखी तो नेहरू ने सरदार से बात की। सरदार ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले थे और उन्होंने साफ कहा कि उनका इससे सब कोई लेना देना नहीं है और आप इसलिए संभाल लीजिएगा, आप तो बहुत कैपेबल हैं, योग्य भी हैं और बात आप आसानी संभाल लेंगे। फिर कुछ तारीखें आगे बढ़ती हैं। 5 अक्टूबर 1949 को नेहरू ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई। वो मीटिंग थी कांग्रेस सांसदों की, सभी कांग्रेस सांसदों की। इसमें नेहरू ने राजा जी के राष्ट्रपति बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, द ग्रेट लीडर एट दैट टाइम, प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने उम्मीद थी कि प्रस्ताव पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के ही सांसद, नेहरू के ही सांसदों ने राजा जी के नाम का विरोध कर दिया। यह नेहरू जी के लिए अप्रत्याशित था, ना वो सोच नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। सांसदों ने तीखा विरोध कर दिया। इसके बाद पंडित जी ने समर्थन के लिए सरदार साहब की तरफ देखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर देखा कि उनका क्या रुख है, क्योंकि अभी भी उन्हें उम्मीद थी कि यदि सरदार कुछ कर लेंगे तो सारे लोग टिल्ट हो सकते हैं, मैं चाहे कुछ भी रहूं। लेकिन सरदार ने उनका समर्थन करने से उस समय इनकार कर दिया। वो बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। पार्टी की बैठक, पंडित जी का प्रस्ताव, सांसदों को मना कर देना और उसमें सरदार पटेल का नेहरू को समर्थन ना करना। एक बात साफ हो गई थी, बिल्कुल क्लियर हो गई थी, क्रिस्टल क्लियर, कि सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजा जी भारत के राष्ट्रपति बनने नहीं जा रहे हैं। आखिरकार राजगोपालाचारी राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो चुके थे और इसके बाद तय ही हो गया कि प्रसाद ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही देश के राष्ट्रपति बनेंगे, जो कि वो बने भी। तो सी राजगोपालाचारी ने अपने राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, बन जाते हैं। इसके बाद राजा जी ने बाकायदा शपथ उन्हें दिलाए जाने के बाद उन्हें, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए,
के समर्थन में बाकायदा एक लेटर भी लिखा। ये उस समय बताता है कि लोगों का व्यक्तित्व क्या हुआ करता था, उनकी राजनीतिक सोच क्या थी, उनके विचार कैसे थे। अपोज करना अलग बात है, मतैक्य हो सकते हैं, मतांतर हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही होता था। उस समय के जो मोरल्स थे जबरदस्त थे, आसमान पर थे। ये सब कुछ होता है 1952 आ गया। 1952 यानी देश में आम चुनाव, राष्ट्रपति पद के लिए पहला चुनाव 1952 में हुआ। अब फिर कुछ नेहरू चाहते थे कि कुछ वैसा सा कुछ हो जाए। ये नहीं है कि नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नापसंद करते हैं, लेकिन नेहरू के मन में कई सारी चीजें थीं। नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिलों को लेकर आमने सामने थे। हिंदू कोड बिलों में महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने की बात की गई थी। प्रसाद इसका विरोध कर रहे थे, ऐसा हुआ भी। और अन्य दलों ने एक नए नेता को अपना समर्थन देने का तय कर लिया था, और वो थे केटी शाह। उनका मानना था कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा नेता राष्ट्रपति बनना चाहिए जो राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। ठीक है साहब, वो उनके साथ हो गए। केटी शाह काफी पढ़े लिखे आदमी थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे, और 1938 में वो उस योजना आयोग के सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस लिहाज से केटी शाह कहीं ना कहीं नेहरू की पसंद थे, नेहरू को भी पसंद आ सकते थे। 1952 में आम चुनाव होते हैं, कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिलती है। 489 सीटों में से 367 में कांग्रेस थी, वर्चस्व, कोई आगे पीछे ही नहीं। राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ एक ही शर्त थी कि उम्मीदवार कांग्रेस का होना चाहिए, और इसको फुलफिल कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चुनाव होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्सेस केटी शाह, और राजेंद्र प्रसाद मतलब कहने की जरूरत नहीं, छक्का। 5,07,400 वोट मिले, और केटी शाह को मिलते हैं 92,827 वोट। जीत निश्चित, जीत ही गए। इवन कांग्रेस के कई सांसदों और विधायकों ने भी वोट नहीं दिए। करीब 65 सांसदों ने वोट नहीं दिया, और 400 से ज्यादा 479 विधायकों ने वोट नहीं दिया। और तर्क ये दिया कि हमें तो पता ही था कि जीत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही होगी। और इस तरह पहली बार, एक बार तो चुने गए थे 2 साल के लिए 1950 में, 24 जनवरी 1950 को। 1952 है 5 साल के लिए चुनकर आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1952 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जा चुके थे। 57 के चुनाव आ जाते हैं, 5 साल के लिए चुन लिए गए थे। दोबारा चुनाव होते हैं। इस बार भी नेहरू को लगा कि मैं अपनी पसंद का कोई उम्मीदवार खड़ा कर दूं। 2 बार तो हो गया, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उन्होंने इस बार दांव लगाया सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे, लेकिन होना कुछ और ही था। तो मौलाना आज़ाद इस बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समर्थन में आ जाते हैं, और फिर से चुनाव जीत जाते हैं 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू के हाथ फिर एक बार निराशाई लगी। वो चाहते थे कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन जाते हैं, और दोनों बार नेहरू की बहुत इच्छा नहीं थी उनको राष्ट्रपति बनवाने में। फिर से मैं यही कहूँगा कि मतभेद था, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं था। और 57 में तो ये भी हुआ कि किसी और दल ने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया। आउट एंड आउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जीते। उन्हें 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले, और उनके जो करीबी प्रतिद्वंदी थे, कोई चौधरी हरिराम थे, उन्हें 2000 प्लस कुछ वोट मिलते हैं। उस तरह से भारत को 2 बार, लगातार 2 बार एक ही दिग्गज राष्ट्रपति मिले, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
1960-61 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी, उम्र भी हो गई थी। और 19 जुलाई 1961 से लेकर 19 दिसंबर 1961 तक, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक करीब 5 महीने वो तबीयत को लेकर, अपनी इलाज को लेकर छुट्टी पर ही रहे। 20 दिसंबर 1961 को उन्होंने फिर से अपना कार्यभार संभाला और वो ज्वाइन करते हैं और फिर कार्यकाल उनका चला। 13 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, 13 मई 1962 को। और 14 मई को वे पटना चले जाते हैं सदाकत आश्रम, फिर वो वहीं पर रहते हैं, वहीं पर उनका इलाज वगैरह हुआ। इसके बाद तबीयत उनकी बहुत ठीक नहीं थी। इसके बाद 1968 में निधन हो जाता है। बहुत ही दिग्गज राजनेता, बहुत ही दिग्गज आदमी, गांधी जी के करीबी, अपनी बात बहुत शिद्दत से रखने वाले, ऐसे ही थे कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात भारत के राष्ट्रगान की, यानी कि जन गण मन की। और जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, पहली बार। और उस समय तक इसे कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, सब बंगाल के लोग ही ज़्यादा जानने वाले थे। 1905 में इसे लिखा था, लिखने वाले हम सभी जानते हैं किन्हें लिखा था, वही रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें पहला, भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला साहित्य का, उन्होंने लिखा था। असल में इसे अपनाने की भी कहानी बड़ी जबरदस्त है। पहले बात चल रही थी कि वंदे मातरम को लेंगे, लेकिन वंदे मातरम को अचानक से फिर नहीं लिया गया। और इसका भी बड़ा गजब का इतिहास है। इसमें जो आप पद हैं, इसमें आप पढ़ें तो इसमें एक तो कुछ देश की वंदना है, कुछ राज्यों के बारे में बताया गया है। हिंदी अनुवाद यही है कि आप हमारे भाग्य विधाता हैं, और देश का पूरा अलग अलग राज्यों का बहुत छोटे रूप में वर्णन किया गया है, उनकी सुंदरता को, उनकी प्रकृति को बताया गया है। इस वजह से ये काफ़ी रास आया। वंदे मातरम को लेकर एक बात ये आ गई थी कि एक तो इसमें बंगाली टच ज़्यादा था, फिर इसमें माँ दुर्गा की भी स्तुति थी। तो लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें सिर्फ हम एक धर्म की ही बात कर जाएं, और इसको लेकर वंदे मातरम को बाद में राष्ट्र गीत का दर्जा दिया गया, नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया, नेशनल एंथम हमने बनाया जन गण मन को, जो भी आज भी गूंजता है तो नसें में एक खून तेज हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त के साथ। मतलब अपने आप वो एक कोई चीज़ होती है वो जो हिलोरे लेने लगती है। और 5 पद हैं, 52 सेकंड लगते हैं इसे गाने में। और पहली बार तो खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या ही कहा जाए, कवि थे, पेंटर थे, म्यूजिशियन थे, बहुत कुछ थे। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने इसे गाया भी था। तो आज की कहानी में आपको यही सुनाया, यही बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे राष्ट्रपति बने और राष्ट्रगान। बस यही थी आज की। दोस्तों, दौर कोई भी रहा हो, मतभेद हमेशा से रहे। हाँ, बदलते दौर के साथ मतभेद भी घटता बढ़ता रहा। किसी के विरोध करने का मतलब ये कतई नहीं होता, उसके मायने कतई ये नहीं होते कि मैं व्यक्ति का विरोध कर रहा हूँ। विरोध करने का मतलब होता है कि मैं उसके विचारों से सहमत नहीं हूँ। व्यक्ति तो कहीं इसमें आता ही नहीं। लेकिन इसे क्या कहें, विडंबना ही कहिए कि बदलते दौर में किसी के विरोध को, किसी के विचारों से विरोध को व्यक्ति का विरोध मान लिया गया। पूरा इतिहास भरा पड़ा है इससे।
कि आप किसी का विरोध कर रहे हैं और उसके बाद ये मान लिया जाता है कि ये व्यक्ति का है। व्यक्ति का कतई नहीं था, हमेशा विचारों का विरोध था। और वैचारिक विरोध हमेशा से नैतिक साहस को दिखाता है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, पर्सनली आपसे सहमत नहीं हूँ, ये गलत है, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिए। ऐसा कुछ लोग कहते रहे हैं। तमाम उदाहरण है, शायद मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं। राजनीति हो, धर्म हो, समाज हो, कहीं पर भी। लेकिन फिर वही विडंबना कि वैचारिक विरोध को आप व्यक्ति का विरोध मान लेते हैं। और इतिहास, पुराण, शास्त्र, उपनिषद उठाकर देख लीजिए, दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े व्यक्तियों के बीच बहुत घुटी है, जबरदस्त। विचारों का विरोध था ना, व्यक्ति का विरोध नहीं था। रावण कुछ भी रहा हो, महापापी रहा हो, दुष्ट रहा हो, लेकिन प्रकांड तो था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बात राम भी एक्नॉलेज करते हैं, राम इस बात को हमेशा इंगित करते हैं। अहंकारी है, ठीक है, उनकी पत्नी को लेकर भागा था तो बहुत दुराचार किए, अनाचारी था, शिव भक्त था, यही बात है बस। इससे महत्वपूर्ण शायद कुछ भी नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है कि मन को बड़ा रखिए, विचारों में बड़प्पन तो अपने आप ही आ जाता है। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, माफी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। बात आज 26 जनवरी की चली है, राष्ट्रगान की चली है, तो आज राष्ट्रगान ही सुनिए किसी एक बेहतरीन सी आवाज़ में और भाव विभोर हो जाइए। 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।